Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhr Hayat, Advocate High Court. Dear students, today we have started a legal lectures journey in which we have decided first of all to start law of evidence. If you are preparing yourself for competitive examinations like judiciary, civil judges, additional session judges, assistant district public prosecutor, deputy public prosecutor, attorneys and other legal exams, you can join us. And by listening our lecture, you can clear your concepts. Your preparation will be very good. तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी से दिनों से मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर काइंडली हमें पढ़ाएं स्पेशली लॉ ऑफ एविडेंस QSO, कानून शहादत ऑर्डर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो न्यू कमर हैं, इवन के उनकी 2 4 साल 5 साल प्रैक्टिस हो चुकी है और अब वो जुडिशरी में अप्लाई करना चाहते हैं सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए, प्रोसिक्यूशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें ये बार बार बताया जा रहा था और हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आके देखा है कि अगर किसी कैंडिडेट की, किसी लॉयर की, किसी प्रोफेशनल स्टूडेंट की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट की, अगर लॉ के हवाले से देखें, अगर उसकी QSO पर ग्रिप नहीं है, अगर उसकी लॉ ऑफ एविडेंस पर ग्रिप नहीं है, तो फिर जो है उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती, ना ही वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोर्ट्स में जाके अपने ट्रायल्स प्रोसीजर में परफॉर्म कर सकता है। आप वकला हजरात, जिस तरह से आप हम जब अपनी फील्ड में बैठे होते हैं कचहरी में, कोर्ट स्ट्रक्चर इधर उधर बाहर किसी प्रोफेशनल जगह पर या किसी भी जब हम बैठकर गपशप लगा रहे होते हैं आपस में, तो हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर QSO की बात की जाए, लॉ ऑफ एविडेंस की बात की जाए, तो डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट मिथ एग्जिस्ट करते हैं कि जी जनाब गांधी जी से किसी ने पूछा था कि एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा था कि जी आपकी लॉ ऑफ एविडेंस पर ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट मिथ्स जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो रियलिटी ये है कि लॉ ऑफ एविडेंस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर आप एक अच्छा कॉम्पिटेंट लॉयर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने कंपटीशन के किसी एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, स्पेशली जुडिशरी के एग्जाम्स में या लीगल एग्जाम्स में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी लॉ ऑफ एविडेंस पर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का स्टाइल कुछ इस तरह से है कि मैं जिस सब्जेक्ट को शुरू करता हूँ, जो सब्जेक्ट्स भी बच्चों को मैं स्टार्ट करवाता हूँ, मैं उसको ग्रास रूट लेवल से, ग्रॉस लेवल से स्टार्ट कराता हूँ, A to Z, बेसिक्स से, इन आसान, इन सिंपल वर्ड्स। मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएं। अंडरस्टैंड? तो अगर आप भी किसी लीगल जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ रेगुलर रहें और इंशाल्लाह आप डिफरेंस देखेंगे कि पहले आपको कितना नॉलेज था, अब आपका नॉलेज किस तरह से अपडेट हो रहा है और आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक माइंड बनाया है, प्लान बनाया। स्टूडेंट्स ने बार बार रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली हमें जुडिशरी के एग्जाम्स के हवाले से तैयारी करनी है, हमें CPC पढ़ा दें, CRPC, QSO एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमने QSO स्टार्ट किया है, कानून शहादत ऑर्डर 1984। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, इसी को QSO भी कहते हैं, सेम वर्ड्स हैं दोनों के लिए। लेकिन अभी जो लीगल हमारे डॉक्यूमेंटेड नाम है जो हमारा लॉ का, वो है QSO, कानून शहादत ऑर्डर। इससे पहले था लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, इसकी डिटेल में आपको साथ साथ बता दूंगा। आपने एक काम ये करना है कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुने, आपके पास एक पेन, पेंसिल और एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। अपना रजिस्टर है, डायरी, जिस पर भी आप अपना वर्क करते हैं, जो जो लेक्चर में मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो आप अपने पॉइंट्स लिखते जाएं। आपके बेहतरीन शॉर्ट नोट्स तैयार होते जाएंगे और इंशाल्लाह जब हम ये सब्जेक्ट कानूनी शहादत ऑर्डर लॉ ऑफ एविडेंस खत्म कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप QSO, लॉ ऑफ एविडेंस
आपको 100% क्लियर होगा, कोई जो है कॉम्प्लिकेशन बाकी नहीं रहेगी। आप एक अच्छे मेंटोर बन जाएंगे, आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और आपका जो कोई भी पेपर होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, अगर वो क्यूएसओ से रिलेटेड है तो आपका पेपर बेहतरीन होगा। अपना ये लॉ ऑफ एविडेंस का जो एक हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, इसको खत्म करने के बाद जैसे ही हमारा क्यूएसओ कानूनी शहादत ऑर्डर कंप्लीट होगा, फिर हम सिविल जजेस के, एडिशनल सेशन जजेस के और एडीपीपी के क्यूएसओ सब्जेक्ट से रिलेटेड पास्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे, ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स में जैसे अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपके पास पेन पेंसिल लाजमी होनी चाहिए जब आप मेरा लेक्चर सुने, और तन्हाई में बैठकर सुने जहां आपको किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो, और फुल कंसंट्रेशन से सुने ताकि आप कुछ लर्न कर पाए। ठीक है जी। तो आए हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एविडेंस। जी स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आपने फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ एविडेंस का सुना है, या फिर अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं, आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, तो मैं एबीसी से, बिल्कुल लॉ ऑफ एविडेंस की एबीसी से आपको स्टार्ट कराने लगा। बिल्कुल ऐसे अपने आप को समझिए जैसे आप न्यू कमर हैं और आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस लफ्ज का मतलब क्या है? आपने ये लफ्ज अपनी लाइफ में अक्सर सुना होगा कि एविडेंस का मतलब होता है शहादत या किसी भी किस्म की गवाही, जो आपको किसी भी केस की प्रोसीडिंग के लिए जरूरी है। किसी भी काम के लिए आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी 2 गवाह लेकर आए, 2 गवाहों के साइन दस्तखत करवा कर लाएं, अटेस्टेड करवा कर लाएं, ये करवा एटसेट्रा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो एविडेंस का मतलब होता है गवाही, शहादत। अंडरस्टैंड? तो फिर लॉ ऑफ एविडेंस का क्या मतलब हुआ? लॉ का मतलब कानून, एविडेंस का मतलब शहादत, और फिर लॉ ऑफ एविडेंस का मतलब हुआ एक ऐसा कानून जो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स आप लोगों को बयान करता है, एक्सप्लेन करता है एविडेंस से रिलेटेड। जब भी आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं, सिविल प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, अपने किसी अदर प्रोफेशनल लीगल वर्क में जा रहे हैं, तो जिस जगह पर भी आपको किसी किस्म के एविडेंस की जरूरत होगी, तो आपकी स्टेट, आपका कंट्री जो है, वो आपको लॉ ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि हमारे कंट्री की जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, टेररिज्म, जितनी भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, तो वहां पर अगर आप एविडेंस पेश करना चाहते हैं, उसका क्या तरीकेकार होगा, किस तरह से एविडेंस की कलेक्शन होगी, किस मैनर से एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएंगे, आया कि वो एविडेंसेस जो है वो एडमिसिबल होंगे, वो एडमिसिबल नहीं होंगे, एविडेंस की कौन कौन सी टाइप्स होंगी, कौन कौन से एविडेंस की इंपॉर्टेंस किस लेवल की है, कौन से एविडेंस रियल होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंटेड होते हैं, और एविडेंस की बिना पर किस तरह से जो आपके जजेस हजरात हैं, जुडिशरी है, वो जजमेंट्स करते हैं, वो डिसीजन करते हैं, तो एटसेट्रा। ये सारा प्रोसीजर आपको तब ही समझ आएगा जब आप बहुत अच्छे से लॉ ऑफ एविडेंस को समझेंगे। तो व्हाट इज लॉ ऑफ एविडेंस? लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब्स evidences of facts in legal proceedings in the court. A set of legal principles that describes evidences of facts. Law of evidence facts का एक ऐसा मजमुआ है, एक ऐसा कोड है, एक ऐसा सेट है, a principles of set है, जिसमें आपको एविडेंस के फैक्ट से रिलेटेड बताया जाता है, किस तरह से आपने वो एविडेंस की जो है प्रेजेंस करनी होती है कोर्ट में। तो इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एविडेंस। यानी इन सिंपल वर्ड्स, लॉ ऑफ एविडेंस इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एविडेंसेस प्रेजेंट इन द कोर्ट्स। जब आप कोर्ट्स में किसी किस्म के लॉज जो हैं एविडेंसेस से रिलेटेड पेश करेंगे, तो वो उसके लिए कौन कौन से मैनर्स, कौन से मेथड्स, तरीकेकार होता है, वो सब कुछ आपको किस में बताया जाएगा? वो आपका लॉ ऑफ एविडेंस आपको बताएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं
कि व्हाई वी नीड इट, हमें लॉ ऑफ एविडेंस की जरूरत क्यों है, या फिर व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इसकी जरूरत क्या है, अंडरस्टैंड। वैसे तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे हैं आपकी आसानी के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ एविडेंस प्रोवाइड्स मैनर टू कलेक्ट एविडेंस। ठीक है, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का जो पोर्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितने मेथोडोलॉजीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वहां पर भी बताया जाता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। लेकिन आपको लॉ ऑफ एविडेंस में भी इसकी जो है कलेक्शन से रिलेटेड, एविडेंस की कलेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, लॉ ऑफ एविडेंस प्रोवाइड्स मैनर टू प्रेजेंट एविडेंस इन द कोर्ट। किस तरीके से आपने ट्रायल्स के दौरान कोर्ट में एविडेंसेस सबमिट करने हैं, इसका प्रोसीजर आपको कौन बताएगा, लॉ ऑफ एविडेंस। नंबर 3, एविडेंस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी ट्रायल। देयर इज नो जजमेंट, देयर इज नो डिसीजन, नो एक्विटल, नो सेंटेंस विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। अगर प्रोसिक्यूशन के पास, अगर अपोजिट पार्टी के पास, डिफेंडेंट के पास, प्लेंटिफ के पास, किसी भी पार्टी के पास अगर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट उसको, उस केस को कंसिडर नहीं करेगी, उस केस पर कोई फाइनल जजमेंट अगेंस्ट एनी पर्सन नहीं दी जा सकती। किसी भी इंसान को इस बेस पर सजा नहीं दी जा सकती कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो तो फिर फ्री हो गया। हाँ, अगर इसके बरक्स, अगर उसके पास एक सॉलिड एविडेंस है किसी भी इंसान के पास किसी दूसरे इंसान की मुखालफत के लिए, तो अगर सॉलिड एविडेंस मौजूद है, उसको कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, कोर्ट उसको कंसिडर करेगी और उसकी बेस पर फैसला करेगी। इसलिए जो है ये एक नेसेसरी पार्ट होता है एविडेंस किसका, ट्रायल का। फैक्ट्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द केस। जो एविडेंस के फैक्ट्स हैं वो केस, किसी भी जो केस का जो फ्यूचर है उसको डिफाइन करते हैं। किस किस्म के एविडेंस होंगे, लीगल एविडेंस हैं, रियल एविडेंस हैं, सम टाइम लोग झूठे एविडेंस भी पेश कर देते हैं, फॉल्स एविडेंस। ठीक है, तो किस किस्म के एविडेंस होंगे, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी, वो क्या करते हैं, किसी भी केस का फ्यूचर भी डिफाइन कर रहे होते हैं। नंबर 5, नो डिसीजन अगेंस्ट एनी पर्सन विदाउट सॉलिड एविडेंस। अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस ही मौजूद नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ जजमेंट नहीं दी जा सकती। अंडरस्टैंड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि व्हाई वी नीड इट, हमें लॉ ऑफ एविडेंस की जरूरत क्यों है। ठीक है, या फिर व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो चल रहा है। नेम इन डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड सिनेरियो। हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में लॉ ऑफ एविडेंस की क्या सूरत हाल है, किस कंट्री में किस तरह से है, किस कंट्री में किस तरह से है। ठीक है जी, पाकिस्तान में इसको QSO कहते हैं, कानून शहादत ऑर्डर 1984। ठीक है जी, इससे पहले इसकी जो हिस्ट्री है QSO की, पाकिस्तान में इसकी जो हिस्ट्री है, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, वी विल डिफाइन लेटर। इंडिया में इसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहा जाता है। USA में इसको फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंसेस कहा जाता है। फ्रांस में इसको फ्रेंच लॉ ऑफ एविडेंस कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसको एविडेंस एक्ट 1872 कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डेवलपमेंट्स एटसेट्रा लॉ जहां पर एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर सिविल ट्रायल के लिए या क्रिमिनल ट्रायल के लिए आपको एविडेंस की जरूरत होती है। तो एविडेंस के लिए आप किसी भी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो वहां के लॉज डिसाइड करती है, वो ऑर्डिनेंसेस, एक्ट्स जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, एक्ट पास करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में लॉ ऑफ एविडेंस मौजूद है, डिफरेंट नाम से, डिफरेंट थोड़े से एक्सपेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन जर्नल जो एक बात है कि एविडेंस के बगैर ये जो इंपॉर्टेंस है ये हर कंट्री में सेम रहेगी। अंडरस्टैंड।
सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी, फिर आपने इसकी इंपॉर्टेंस देखी, इसकी हमें जरूरत क्यों है, फिर आपने इसका एक वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखा कि पूरी दुनिया में अगर लॉ ऑफ एविडेंस एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरह से है, नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस या प्रैक्टिकल जो उसकी नीड है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम अपने कंट्री पाकिस्तान की बात करें, अपने हमसाया कंट्री इंडिया की बात करें, तो बिफोर पार्टीशन दिस लैंड वाज सब कॉन्टिनेंट इंडियन टेरिटरी इंडिया। अंडरस्टैंड? हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि जो आज हमारे पास पाकिस्तान में QSO 1984 एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से ये काम स्टार्ट हुआ, कहां से लेजिस्लेशन हुई, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान में ये समझना चाहें कि लॉ ऑफ एविडेंस कब से है, कैसे था, फर्स्ट टाइम कब लेजिस्लेशन हुई थी, चेंज हुआ कब हुआ, ये सारा सिनेरियो डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा हम हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री आई ई सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले आपको ये बात अंडरस्टैंड करना होगी कि ये जो हमारा खिता है बर्रे सगीर का, पार्टीशन से पहले हम इसको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और छोटी छोटी कुछ टेरिटरीज थी, इंडिपेंडेंट कुछ प्रिंसले स्टेट्स थी, तो इन सब को मजमूई तौर पर बर्रे सगीर का नाम दिया जाता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता था। तो हमारी पार्टीशन कब हुई है? 1947 में हमारा पाकिस्तान बना है। उससे पहले हम क्या थे? हम यूनाइटेड इंडिया थे, हम इंडिया का पार्ट थे। ठीक है जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में कब आई? अराइवल इसकी हुई 16 में, सन 1600 में यूके की पार्लियामेंट ने एक रॉयल चार्टर पास किया और उन्होंने ये चार्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी को इख्तियार दिया कि आप जाके बरसगीर में, इंडिया में आप जाके लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपनी तिजारत कर सकते हैं। तो ये कंपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम आई तो तिजारत के लिए थी, लेकिन इन्होंने यहाँ आकर अपने डेरे जमा लिए, जंगें स्टार्ट करना शुरू कर दी, अपनी हुकूमत के इरादे बना बैठे और इस तरह से काम चलता गया। ये लोग मुख्तलिफ टेरिटरीज को जो है ऑक्युपाई करते गए, कब्जा करते गए। नंबर 3, 1858 में ब्रिटिश राज आ गया। पहले क्या था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन 1858 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उन्होंने कहा कि आज के बाद इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाएगा, हम प्रॉपर जो है वहां पर आकर अपना राज कायम करेंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इस मकसद के लिए 1858 इंडियन एक्ट जो है 1858 का वो पास कर दिया गया। और अब यहाँ पर बरसगीर में 1858 में ब्रिटिश की गवर्नमेंट आ गई। अब प्रॉपर गवर्नमेंट आ गई, प्रॉपर असेंबलीज, प्रॉपर लेजिस्लेशन, प्रॉपर काउंसिल्स, हर चीज स्टार्ट हो गई। ठीक है। नंबर 4, इंडियन ब्रिटिश कॉलोनी आफ्टर 1858। इंडिया जो था वो 1858 के बाद ब्रिटिश कॉलोनी बन गया यूके की। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश स्टार्टेड लेजिस्लेशन। वहां यहां पर जो यूके के थे गवर्नर्स, वाइसरॉयज, लॉर्ड्स, लेजिस्लेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी। और फर्स्ट टाइम इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस से रिलेटेड यहां पर आके उन्होंने बहुत सारी जो है लेजिस्लेशन की थी, लेकिन जो एविडेंस से रिलेटेड फर्स्ट एक्ट था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है जी। उसके बाद का सिनेरियो क्या है कि हमारी सेपरेशन होगी 1947 में, हम इंडिया से सेपरेट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि लॉ ऑफ एविडेंस जो था, ये जो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें से हमने ये इंडियन का लफ्ज हटा दिया और हमने क्या कहा कि एविडेंस एक्ट 1872, एविडेंस 1872 का जो एक्ट था उसको हमने कंटिन्यू रखा, वो सेम एनफोर्सेबल था। ठीक है। तो उसके बाद जब हम पाकिस्तान में काफी अरसा ये एनफोर्सेबल रहा, उसके बाद क्या हुआ? लॉ ऑफ एविडेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ एंड शरिया। और फिर पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान में एक आइडियोलॉजी थी कि ये मुल्क जो है एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर इस्लामिक लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आफ्टर वर्ल्ड्स ये डिबेट्स स्टार्ट होगी और ये भी कहा गया कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड शरिया होना चाहिए।
तो इस मकसद को पूरा करने के लिए फिर कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है ये पास किया गया, जो कि आज तक भी पाकिस्तान में एनफोर्सेबल है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई है, बिल्कुल कंसाइज करके, बहुत शॉर्ट करके, कि किस तरह से पाकिस्तान में इंडिया में वो गोरे आए, फिर उन्होंने यहाँ पर आके लेजिस्लेशन की, फिर आके अपना कॉलोनी बन गई, फिर आके इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया, फिर हमारी सेपरेशन होगी, और फिर उसके बाद हमें ये फील हुआ कि लॉज इस्लामिक लॉज होने चाहिए, फिर हम 1984 पर पहुंच गए। अब जो पाकिस्तान में स्टिल आज भी ये QSO 1984 एनफोर्सेबल है। ठीक हो गए। तो ये एक सिंपल सा, एक बड़ा ब्रीफ कंसाइज लेक्चर था अबाउट व्हाट इज लॉ ऑफ एविडेंस, व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड सिनेरियो, एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इन पाकिस्तान। इसका आपको समझाने का मकसद यही था ताकि आप QSO जब पढ़ने जा रहे हैं, जब आप कानून शहादत ऑर्डर लॉ ऑफ एविडेंस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री, इसका पर्पस, इसकी इंपॉर्टेंस आपके माइंड में हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आप इसके नोट्स बना लें, आपको फ्यूचर में अपने एग्जाम में काम आएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे कानून शहादत ऑर्डर, जो हमारा QSO 1984 का है, और उसको हम आर्टिकल वाइज कंप्लीट डिटेल से, बहुत डिटेल में जाके, बहुत सिंपल अल्फाज में इस तरह से क्लियर करेंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड? इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर को मैं फेसबुक पेज पर अपलोड करूंगा, उसके अलावा यूट्यूब पर करूंगा, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा QSO कानून शहादत ऑर्डर का, और हम प्रॉपर बेयर एक्ट्स को डिफाइन करते जाएंगे, डिटेल से पढ़ते जाएंगे। आपने रेगुलर रहना है, कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुनने हैं, लर्न करना है अच्छे तरीके से, और अपने एग्जाम में आपने कामयाबी हासिल करनी है, और इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अंडरस्टैंड? तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।